दोस्तों, गुजकेट, जेडब्ल्यू और नीट के इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो स्टेट की एग्ज़ाम होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल गुजकेट की बात करेंगे तो जो गुजकेट की एग्ज़ाम होती है जो गुजरात एडमिशन के लिए ली जाती है, उसके लिए केवल 12th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस वो लोग इंक्लूड करते हैं। तो उन बच्चों के लिए उनका सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है। और ऐसे बच्चे जो जेडब्ल्यू और नीट इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आप ये बात जान लो कि आपको स्टैंडर्ड 11 एज वेल एज स्टैंडर्ड 12 दोनों ही स्टैंडर्ड का सिलेबस कवर करना है। तो ये दोनों ही स्टैंडर्ड का सिलेबस नीट के जो एस्पायरेंट है, नीट के एग्ज़ाम जो देने वाले हैं वो, और जेडब्ल्यू मेन की जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो, इन लोगों को 11th और 12th दोनों करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये कोर्स जो भी स्टार्ट हो रहा है, जो आपके सामने ये वीडियो है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट नंबर 10 में आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप बात करेंगे तो उसमें दो वर्ड्स है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। तो इसमें जो है चार्ज जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, मूवेबल नहीं है, इसलिए उसको स्टैटिक्स कहा जाता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो लाइक मास, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर की एक इंट्रिंसिक मतलब अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, पहले से जो मौजूद होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उसी को बोलते हैं। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हर एक मेटल में, और मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पार्टिकल में, मेटल पार्टिकल में होती है। खास करके ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं उसी में पाई जाती है ये प्रॉपर्टी। दूसरी बात इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना ठीक रहेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस लिखेंगे और नेगेटिव चार्ज को माइनस। इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम अ बॉडी, अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को मान लो रिमूव किया जाए, निकाल लिया जाए, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हालांकि उस बॉडी में से निकल रहा है तो उस बॉडी का मास भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसी के सामने अगर कोई बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, मतलब हासिल करती है, तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाती है, इट विल नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और उसका जो मास है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। तो ये कितना मास इंक्रीज होगा वो कैसे पता चलेगा? तो हम मास को इंक्रीज कितना होगा वो हम कैसे पता करेंगे? सो वो पता हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे, जो भी ट्रांसफर होगा, वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ही होगा। सो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है चेंज इन मास, ये होता है चेंज इन मास
NMe। व्हाट इज n? n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे? सो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो n इज इक्वल टू q बाई e। सो और हमें यहाँ पर ये पता करना होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें याद करना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, और कैसे किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन को दूसरे मटेरियल में ले जाएंगे तो मास में चेंजेस होता है। आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और उसका रिलेशन क्या है। तो ऐसा यूनिट है चार्ज का कूलम, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम C, राइट। उसका CGS यूनिट होता है 1 स्टैट कूलम एंड 1 एब कूलम। Stat coulomb is something related to electrical science. It is electrostatic unit. It is electrostatic unit. Stat coulomb जो होता है वो electrostatic unit होता है, और ये होता है electromagnetic unit. electromagnetic unit इसके अंदर मैग्नेटिक फिनोमिना यूज की जाती है। सो एक स्टेट कूलम एक यूनिट होता है CGS यूनिट, और एक CGS यूनिट होता है एब कूलम। सो CGS यूनिट जो होता है वो दो होते हैं, स्टेट कूलम एंड एब कूलम। स्टेट कूलम को ESU लिखा जाता है एंड एब कूलम को EMU लिखा जाता है। अब इसके बीच का रिलेशन देखो, 1 कूलम कितने स्टेट कूलम होते हैं? तो 1 कूलम होते हैं 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, या फिर 1/10 एब कूलम। तो ये रिलेशनशिप कभी कभार याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज हो सकता है। पार्टिकल्स ऑफ यूनिट चार्ज के पार्टिकल्स कैसे हम मेजर कर सकते हैं? सबसे पहले एक यूनिट की बात करते हैं, एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय आवर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज में इंक्रीज करना चाहूंगा, और थोड़ी सी ध्यान दे दो आप, ये थोड़ी अलग बात है। आप जानते हो करंट आई क्या होता है? करंट आई होता है चार्ज अपॉन टाइम। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि यूनिट टाइम में जो चार्ज पास होता है उसी को आप करंट बोलते हो। सो चार्ज आप क्या लिख सकते हो? चार्ज लिख सकते हो आई इंटू टाइम। अब आप देखो चार्ज का यूनिट क्या बन जाएगा? चार्ज का यूनिट बन जाएगा आई का यूनिट जो एम्पियर है, और टाइम का यूनिट जो होता है आवर। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है एम्पियर इंटू आवर जो होता है वो 3600 यूनिट के बराबर होता है। सो 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर, 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर हो जाता है 3600 कूलम। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 एम्पियर होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर होता है 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 3600 कूलम। तो इस तरीके से 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय आवर इज गिवन बाय 3600 कूलम। Another unit is 1 Faraday. 1 Faraday is 96,500 कूलम। ये कैसे होता है हम आगे देखेंगे जब कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। तो ये 1 Faraday 96,500 कूलम कैसे होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेट कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्टेट कूलम। ठीक है, एंड द बिगेस्ट यूनिट इज फैराडे। बड़ा से बड़ा यूनिट होता है फैराडे। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला है T1 a⁻1 या फिर q⁻1। ये उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये भी हमें याद रखनी है। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का कम से कम मैग्नीट्यूड कितना होता है?
वो होता है E इज इक्वल टू 1.60217733 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना मिनिमम चार्ज होता है, इससे कम चार्ज पाया नहीं गया अभी तक, एंड दिस इज द मिनिमम चार्ज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। ओके, दिस चार्ज इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज, इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम नेगेटिव चार्ज इज 6.25 to 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम नेगेटिव चार्ज में होते हैं। ये भी आपकी जानकारी के लिए आप याद रख सकते हो। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? इस स्लाइड में हमने चार्ज के बारे में और ज़्यादा जानकारी लिया, उसका एसआई यूनिट पढ़ा, एसआई यूनिट क्या होता है, उसके रिलेशंस के बारे में देखा, और भी उसके यूनिट्स हमने देखे। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और चार्ज कैसे मेजर होता है। किसी चार्ज को उसका प्रेजेंस अगर हमें पता करना है कि चार्ज वहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हमें एक डिवाइस यूज करना होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। जनरली गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप बहुत ही पॉपुलर है और उसी का यूज करते हैं। आप डिटेल अगर जानना चाहो तो बोर्ड की बुक, कोई भी गुजरात बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की बुक देख लो, उसमें इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में दिया हुआ है। अब हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है, नेचर में जो भी चार्ज अवेलेबल है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है। फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पर n जो होता है वो इंटीजर होता है और E की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स नॉन एज क्वार्क्स। अब हमने बात करी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन हम जानते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, और ये फंडामेंटल पार्टिकल माने जाते हैं न्यूक्लियस के। लेकिन ये फंडामेंटल पार्टिकल भी क्वार्क्स नाम के और मोर फंडामेंटल पार्टिकल से बने हुए होते हैं। क्वार्क्स के दो टाइप है, अप क्वार्क्स जिसको U बोला जाता है, जिसके ऊपर चार्ज होता है +2/3 E, और डाउन क्वार्क जिसको D बोला जाता है, जिसके ऊपर चार्ज होता है -1/3 E। सो प्रोटॉन का कॉम्पोजिशन हो गया UDD। प्रोटॉन का कॉम्पोजिशन UDD क्यों होता है उसके बारे में सीखेंगे। UDD, आप देखिए U के ऊपर चार्ज है अप क्वार्क का +2/3 E, D के ऊपर चार्ज है -1/3 E, और दूसरे D के ऊपर चार्ज है -1/3 E। कुल मिला के आंसर आ जाता है 2 - 1 - 1/3 इंटू E, that is 0/3 इंटू E, that is 0, which is very true। हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन का कंपोजिशन UDD एकदम सही है, UUD। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन के कंपोजिशन के बारे में। प्रोटॉन का कंपोजिशन आप देखो, प्रोटॉन का कंपोजिशन यहाँ पर दिया गया है UUD। यू कैन सी ओवर हियर द कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन इज UUD। तो प्रोटॉन के कंपोजिशन को हम चेक करते हैं। प्रोटॉन का कंपोजिशन है UDD। What is the charge of U? The charge of U is +2/3 E. The charge of D is it is UUD. It is UUD. UUD. The charge of U is +2/3 E, +2/3 E, -1/3
E. That means you will have 2 plus 2 minus 1 of E, that is 3 by 3 E, that is plus E, which is correct. प्रोटॉन का चार्ज जो होता है प्लस E इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का कॉम्पोजिशन हम क्वार्क्स के टर्म में लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन का कॉम्पोजिशन है UDD एंड प्रोटॉन का कॉम्पोजिशन है UUD। If any body consists N1 number of proton and N2 number of electron, then their total charge is Q is equal to difference between these two multiplied by E. डिफरेंट बिटवीन दिस टू, डिफरेंट मतलब जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पार्टिकल आएगा और उसको ई से मल्टीप्लाई करने से हमें टोटल चार्ज मिल जाता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने क्या देखा, हमने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और क्वार्क्स के बारे में। हमने ये भी देखा कि क्वार्क्स के टर्म में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कॉम्पोजिशन कैसे बनता है। आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का हो जाता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब ना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नया पैदा होता है, ना इलेक्ट्रिक चार्ज कभी डिस्ट्रॉय होता है। उसका अलजेब्रिक सम जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। सो द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोसेस taking place. In every chemical or nuclear reaction, the total charge before and after the reaction remains constant. तो इसे कुछ एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे एक पेयर प्रोडक्शन की बात है, तो पेयर प्रोडक्शन मतलब दो पार्टिकल इसमें बनते हैं, जिसको एक पार्टिकल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरा पार्टिकल बनता है +1 E0 जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का चार्ज +1 E होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 E होता है। तो टोटल चार्ज तो 0 हो गया और बिगिनिंग में 2 गैमा रेस होते हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो उसका भी चार्ज 0 है। तो इस तरीके से यहाँ पर चार्ज का क्वांटाइजेशन हो गया। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, हम न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियस में पढ़ेंगे, जब न्यूक्लियर वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप देखो कि हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम 23892 में से थोरियम 23490 बनता है। ये जो 234 ऊपर लिखा हुआ है उसको एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है और नीचे जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर जो है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों का एडिशन होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन एंड टोटल प्रोटॉन 92 है और जब प्रोसेस हो जाती है तो टोटल थोरियम में 90 इलेक्ट्रॉन 90 प्रोटॉन और जो अल्फा पार्टिकल या हीलियम बनता है, हीलियम का न्यूक्लियस है उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर बना है उस अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर चार्ज का कंजर्वेशन होता है। तो इस तरीके से नीचे भी एक प्रोसेस दी गई है कि जहाँ चार्ज का कंजर्वेशन होता है। इसका मतलब आपको शॉर्ट में यही समझ लेना है कि कोई नया चार्ज कभी बनता नहीं है, ना कभी कोई चार्ज डिस्ट्रॉय होता है। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है। मान लो कि यहाँ पर कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है, तो जनरली इस दुनिया में जो भी सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस की खास बात ये होती है कि उसमें जितने भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो जनरली कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो जनरली होता है न्यूट्रल, वो होता है न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होता है, ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना नेगेटिवली चार्ज होता है। अभी ऐसे किसी भी न्यूट्रल मान लो एक स्फीयर है मेरे पास
और इस स्फीयर को मैंने स्टैंड पे से खड़ा किया है, इस स्फीयर को मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो स्फीयर को जब मैं पॉजिटिवली चार्ज करता हूँ तो ऐसा कहा जाता है कि ये स्फीयर चार्ज्ड हो गया। और इस चार्जिंग की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में होता यूं है कि हमें किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हमें करना होता है चार्ज। तो ये कैसे होता है? तो उसका पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ घिसना। If we rub one object with the other object, then it is called by friction. When two bodies are rubbed together, equal and opposite charges are produced on both of them. दोनों पे equal and opposite charge produce हो जाते हैं। In this method, when electron is transferred from one body to another body which loses the electron becomes positively charged and its mass is reduced, while the body which gains the electron becomes negatively charged and its mass is increased. तो इसमें एक याद रखने की एक तरीका है, हम याद रख सकते हैं FGW एंड पैसर PASER। FEW का मतलब होता है फर, ग्लास, वूल। इन तीन चीजों को अगर राइट हैंड साइड पे जो चीज लिखी हुई है पैसर मतलब प्लास्टिक, एम्बर, सिल्क, एबोनाइट एंड रबर, इसके साथ रब किया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखे हुए सब्सटेंसेस है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं एंड राइट हैंड साइड पे जो सब्सटेंसेस रखे गए हैं वो नेगेटिवली चार्ज बन जाते हैं। इस तरीके से हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को जज कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, कौन सा सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज बनेगा। दूसरा तरीका होता है फ्रिक्शन का बाय इंडक्शन। इंडक्शन से भी हम लोग किसी भी सब्सटेंस को चार्ज कर सकते हैं। इफ द चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर द न्यूट्रल बॉडी, ऑपोजिट चार्जेस is induced at the near end and similar charges at the farther end on the neutral body. तो आपको फिगर नंबर 1 में दिखाई दे रहा होगा कि एक स्फीयर है और स्फीयर के नजदीक हम पॉजिटिवली चार्ज एक सब्सटेंस को लाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस। तो इससे क्या होता है, स्फीयर में जितने भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो उस ऑब्जेक्ट के करीबी हिस्से में आ गए और उसका दूर वाला सिरा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये दूर वाला सिरा जो है जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है उसी को हमने ग्राउंड कर दिया। वी हैव ग्राउंडेड दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सब्सटेंस व्हिच हैज पॉजिटिवली चार्ज। सो by doing the earthing, we will get electron from earth to this substance, this sphere, and all this positively charged neutralize, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और वहां पर अभी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है। अब जब हम ये सब्सटेंस चार्ज सब्सटेंस दूर कर लेते हैं तो जो स्फीयर है वो पूरी तरीके से चार्ज हो गया। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो नीचे वाली लाइन में एक फॉर्मूला दिया है, तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो वो हम लिख सकते हैं Q डैश इज इक्वल टू प्लस और माइनस Q इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन K। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसके बारे में हम अभी थोड़ी ही देर में समझने वाले हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ पर होता है, ये दो सब्सटेंस के बीच में जो भी मीडियम है उस मीडियम से रिलेटेड ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आगे हम देखेंगे और एक तरीका जिसको बोलते हैं बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। व्हेन टू आइडेंटिकल bodies, one of them is charged and other is neutral, brought in contact, the charge is distributed half on them.
हैज अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज। यहाँ पर थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक स्फीयर है जिसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है और दूसरा स्फीयर है जिसके ऊपर 3 कूलम चार्ज है, और ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब रेडियस भी सेम है, इसका रेडियस भी आर है, इसका रेडियस भी आर है, इसका मटेरियल भी कॉपर है, इसका मटेरियल भी कॉपर है। तो इस तरीके से दोनों सेम है और इन दोनों को मैं आपस में जोड़ देता हूँ, आपस में जोड़ देता हूँ भैया। तो जो ज़्यादा चार्ज रखता है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो जाता है, और वो तब तक चलता है जब दोनों का चार्ज इक्वल नहीं हो जाएगा। तो दोनों पे इक्वल चार्ज कितना हो जाएगा, 2/3/2 दैट इज 5/2। सो 2.5 कूलम चार्ज दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल पॉजिटिव चार्ज ही आते हैं। मान लो 2 नेगेटिव चार्ज, ये 2 स्फीयर है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर है, इसमें -5 कूलम चार्ज है और इसमें +3 कूलम चार्ज है। तो आफ्टर कनेक्टिंग देम, उनको कनेक्ट करने से -5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी -2/2 यानी -1 कूलम चार्ज दोनों पे ही हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। लेकिन मान लो कि आपके स्फीयर अगर इक्वल नहीं है, उनके रेडियस अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। मान लो कि एक स्फीयर का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है, तो चार्ज कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फर्स्ट स्फीयर पे जो चार्ज लगेगा वो होगा Q1 = कैपिटल Q इंटू R1 अपॉन Q1 प्लस Q2 एंड Q2 = कैपिटल Q इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरीके से चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज जो है इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा अगर आपके स्फीयर जो है वो इक्वल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से चार्ज कंडक्ट होते हैं और किस तरीके से हम लोग क्वांटाइजेशन और चार्ज के बारे में जान। तो यहाँ पहला ये वीडियो था जिसमें हमने केवल और केवल इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है। इसके बाद और भी वीडियोस आगे आएंगे जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और भी बातें पढ़ेंगे। इसमें कूलम्स लॉ आएगा, जिसके अंदर आएगा गॉस थ्योरम आएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, डायपोल के बारे में बात करेंगे। ये सारी बातें आगे होगी। लेकिन इस वीडियो के तुरंत बाद हम लोग कुछ MCQs इसके बेस पे करने वाले हैं तब तक। और ये जो वीडियो हमने पढ़ा उसका स्टडी मटेरियल JEE नीट एकेडमी के वेबसाइट पे है। JEE नीट एकेडमी के माध्यम से इस वीडियो को आप पढ़ सकते हो। ये वीडियो ये पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और आपका कॉन्सेप्ट आप जितना भी बूस्टअप करोगे, जितना पक्का करोगे, उतना आपके ज़्यादा से ज़्यादा MCQ अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही और आगे भी वीडियो हम देखते चले जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखना कैसा लगा, कैसे आपको और इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, नाइस डे, बाय।